तो स्वागत है आप सभी को लेक्चर नंबर 10 में। आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 फिनिश कर देंगे हमारा। सही है। तो देखिए हम अभी तक इतनी लंबी जर्नी करते करके आ चुके हैं। चैप्टर नंबर वन हमने पूरा का पूरा निपटाया थॉरोली, हमने लगभग सभी चीजें उसमें देखी जो। और उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 आज पूरा कगार पे कि भाई आज ये खत्म हो जाएगा मेरा चैप्टर। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये पूरा पूरा बैच मैंने अनाउंसमेंट करी कि भाई पूरा पूरा बैच में फ्री में लूंगा। अंत तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। ठीक है। हम हमारी जो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस हो रही हैं, आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिल रही हैं। मैंने वादा किया था पहले कि भाई हमारा लाइव होंगी सारी की सारी वीडियोस, पर लाइव आने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था वो बहुत ज़्यादा। तो और बहुत सारी बड़ी बड़ी वीडियोस बन रही थी और उसमें कंटेंट भी इतना अच्छे से क्लियर कट स्प्रेड नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मैंने डिसीजन लिया था कि भाई अब ये लाइव नहीं होगा, अब ये लाइव नहीं होगा। ठीक है। अब आपको वीडियोस लेकिन रेगुलर बेसिस पे जरूर मिल रही हैं और वीडियोस का जरूर से जरूर आप सभी अपना बेनिफिट उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर से जरूर। सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ, आज के कंटेंट की तरफ। आज हमारा जो लेक्चर है, ये जो लास्ट में जो चीज़ें रखी थी मैंने, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को। इन दो तीन चीज़ों में जो आज हम समझने वाले ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा टिपिकल रहता है लोगों के लिए, बच्चों के लिए कि समझना कि भाई ये क्या क्या चीज़ें आज समझेंगे। जैसे कि आज हमारे जो समझने वाले टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है। डिस्काउंट डिस्काउंट होते हैं दो तरीके के, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। फिर उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस होते हैं दो तरीके के, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। फिर उसके बाद इनकम इनकम होती है एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। तो ये जो टोटल हमारे जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स में बहुत ज्यादा इशू आता है बच्चों को भी, क्यों कैसे कैसे क्या होता है। ये सारी की सारी थोरो स्टडी हम आज करेंगे इनके ऊपर। सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट को। सही है। यस। तो भाई आज का हमारा सबसे पहला टर्म हमारे पास आ गया है, दैट इज डिस्काउंट। सही है। अब डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है सर? आप लोगों ने सबने अपनी पर्सनल अपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने जीवन में कभी ना कभी डिस्काउंट को एक्सपीरियंस जरूर से जरूर करा ही होगा। आपने बल्कि इवन आप रोज इस डिस्काउंट वर्ड से आप इस डिस्काउंट वर्ड को अपने आसपास देखते रहते होंगे, आपने सुनते रहते होंगे। खासकर आप आजकल के युग में, आजकल जहाँ पे ऑनलाइन सारी की सारी ट्रांजेक्शन शॉपिंग वगैरह होने लग गई है, तो वहां पर तो आप जरूर से जरूर सुना होगा आपने डिस्काउंट वर्ड। ठीक है ना। सबने डिस्काउंट वर्ड सुना होता है, सबको मालूम है छूट। ये वर्ड सबको मालूम है कि डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। लेकिन क्या एक्चुअली में क्या? सही बात है। एक्चुअली में क्या? ठीक है। अगर आप बिजनेस, आपके घर में कोई बिजनेस का माहौल है, तो बिजनेस के माहौल में आपने सुना होगा भी हमें डिस्काउंट देना पड़ जाता है कभी कभार। अगर जैसे हमारा बिजनेस है, ट्यूशन बिजनेस है, कोचिंग बिजनेस है, उसमें भी कोई बच्चा आता है सामने से, अगर वो कहता है कि नहीं हमारे को इतनी फीस नहीं है वो, तो हमें उसको डिस्काउंट देना पड़ता है, उसकी फीस कम करनी पड़ती है, उसके प्राइजेस कम करने पड़ते हैं। यस और नो? यस और नो? यस। तो ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस में जब हम कमी कराते हैं, जब प्राइस हम कम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट। तो जितने वैल्यू से हमने, जितने अमाउंट से हमने अपने प्राइजेस को कम कर दिया, दैट इज डिस्काउंट। यस और नो? यस सर। तो अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन अमाउंट इज नोन एज डिस्काउंट। अब देखिए, डिस्काउंट एक ऐसी चीज है जो सेलर है उसके लिए, वो क्या, सेलर हमेशा देता है डिस्काउंट, तो उसके लिए वो क्या बन जाता है? डिस्काउंट अलाउड। और आपको यानी कि परचेजर को डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके लिए क्या बन जाता है? डिस्काउंट रिसीव्ड। यस सर? नो? यस सर। अब एक और चीज, अब डिस्काउंट अलाउ मतलब मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ, सेलर डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, तो डिस्काउंट अलाउ करना मतलब क्या? मेरे को नुकसान हो रहा है ना एक तरीके से, मेरे को नुकसान कहिए या फिर मेरा खर्चा हो रहा है एक तरीके से। अब इसी वजह से हम डिस्काउंट अलाउड को क्या मान के चलते हैं? हमेशा डिस्काउंट अलाउड को एक्सपेंस या लॉस की नजर से देखा जाता है। और डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर हमें कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ, मतलब हमें कोई चीज सस्ते में पड़ी, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ या इनकम हुई, है ना, तो उसको हम क्या मान के चलते हैं? हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से अगर हमें डिस्काउंट मिला है, तो उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम कहते हैं, हाँ, इनकम और प्रॉफिट। सही है। यस। तो उसको किन नजरों से देखा जाता है? प्रॉफिट की नजरों से। सही है। तो डिस्काउंट अलाउ लॉस की नजरों से देखा जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट की नजरों से देखा जाएगा। सही है। यस। अब उसके आगे की बात, इट इज अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। डिस्काउंट अलाउड मे बी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। सर रिबेट वाली बात जो है, अब रिबेट वाला कॉन्सेप्ट आपकी बुक से आपके इंपॉर्टेंट नहीं रहा है इतना, तो आप रिबेट को बस इतना याद रखेंगे, एक तरीके का डिस्काउंट होता है। हाँ, लेकिन जो बाकी के दोनों डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, इनके बारे में हम थोरोली रीडिंग करेंगे, थोरोली चर्चा पूरी की पूरी करेंगे। ठीक है। यस सर। अब सबसे पहले समझेंगे ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, मालूम है किसी को? सबसे पहले तो सुनिए, तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? हमेशा
हमेशा ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बल्क बाय करने पे, यानी लार्ज क्वांटिटी, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में जब हम बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो उस टाइम पे जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। सही है। और कैश डिस्काउंट कब मिलता है, कैश डिस्काउंट जब विद इन प्रिस्क्राइब टाइम या फिर इमीडिएटली, क्या क्या वर्ड वर्ड क्या है, दो वर्ड है, एक इमीडिएटली या फिर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, जो भी सेलर ने डिमांड करी भाई इतने दिनों में पेमेंट अगर कर दी तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सही है। तो कैश डिस्काउंट उस टाइम पे बोला जाता है उसे। सही है। तो मतलब जब हम पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करने के टाइम पे कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो वो है कैश डिस्काउंट। लेकिन जब बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में अगर हम परचेज या सेल कर रहे हैं तो उस टाइम पे डिस्काउंट अलाउ या रिसीव जो हो रहा है वो है ट्रेड डिस्काउंट। फिर से एक बार, अगर हम परचेजर है, अब मैं परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, मैं बीइंग का परचेजर सोच रहा हूँ, मैं बीइंग का कंज्यूमर सोच रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कहीं से गुड्स परचेज करे, मैंने कहा भाई मैं इतनी ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहा हूँ तो आप मुझे डिस्काउंट दो। सही है। तो सामने वाले ने मुझे डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे लिए वो डिस्काउंट कैसा डिस्काउंट कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट मुझे क्या हुआ, रिसीव, तो ट्रेड डिस्काउंट हुआ। सही है। यस सर। और दूसरी चीज कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है भाई कि ऐसा ऐसा डिस्काउंट जो कि मैंने विद इन प्रिस्क्राइब टाइम पेमेंट कर दिया, इमीडिएट पेमेंट करने के ऊपर जो मेरे को डिस्काउंट मिला उसे हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं सर। सही है। यस सर। चलिए एक बारी बुक से रेडी ले लें, फिर मेरे नोट्स की तरफ पहुंचेंगे। सबसे पहला है ट्रेड डिस्काउंट इज रिडक्शन इन प्राइसेस बाय सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। Sales are recorded at the net value, that is sales trade discount. Similarly, purchases are recorded by the purchaser at net value, that is purchases minus trade discount. सही बात है। इसका बेसिकली इन्होंने मतलब क्या बताया कि भैया जो हमारी सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिकॉर्ड करते हैं, हम हमेशा माइनस करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं, कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते अपनी बुक्स में। हम कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सही है। यस। अब इसके रीजन मैं बताऊंगा और अच्छे से रीजन डीपली बात करेंगे अभी जब मेरे नोट्स पे पहुंचेंगे अभी। ठीक है। उसके बाद बात आती है, चर्चा आती है कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट के बारे में क्या लिखा हुआ है सर, कैश डिस्काउंट के बारे में लिखा हुआ है, कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। सही है। जैसे कि मैंने आपसे गुड्स खरीदे और मैंने आपको इमीडिएट पेमेंट कर दिया, हाथों हाथ पेमेंट कर दिया, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, मेरे को आप क्या अलाउ करोगे, कैश डिस्काउंट अलाउ करोगे। सही है। या फिर आपने बोला कि सर आप मुझे 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दीजिए, 14 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो वो जो उस टाइम पे डिस्काउंट मिल रहा है, पेमेंट करने के टाइम पे जो डिस्काउंट मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं सर। यस सर। It is an expense for the party for allowing the discount and income for the party receiving cash. सही है। कैश डिस्काउंट। It is recorded in the books of accounts of both purchaser and seller. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वापस से एक बार पढ़ेंगे। It is recorded in the books of accounts in this जो है परचेजर अकाउंट है या फिर सेलर अकाउंट, सेल मतलब जो सेल कर रहा है और जो परचेज कर रहा है, इन दोनों की ही बुक्स में कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब उसके रीजन अभी हम बात करते हैं। चलिए फटाफट से मैं पहुंचता हूँ अपने नोट्स के ऊपर। अब देखो मेरे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा वही चीजें लिखी हुई है, मैंने थोड़ा तरीके से लिख दी, अलग तरीके से लिख दी। ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सही है। अवेलेबल ऑन ओनली ऑन बल्क बाइंग, बल्क परचेज एंड सेल। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट के लिए जो हमारी बुक टीएस ग्रेवाल है उसमें कभी भी वर्ड बल्क यूज नहीं करा गया। लार्ज क्वांटिटी लिखा हुआ है लेकिन बल्क वर्ड यूज नहीं करा गया। लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में बल्क वर्ड यूज किया गया। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पूछा जाता है तो आपको बल्क वहां पे लिखकर आना पड़ेगा, मेंशन करके आना पड़ेगा, वरना मार्क्स कटते हैं भाई। और देखा है मैंने, मार्क्स कटते हैं। सही है। It is recorded in the books of accounts. कैश डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अवेलेबल ऑन इमीडिएट पेमेंट या फिर विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। अब इसका रीजन, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है भैया, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सबको अवेलेबल होता है, अवेलेबल टू ऑल। और ये जो है सबको अवेलेबल नहीं होता है। अब जैसे आप खुद सोचिए ये बात किन के बीच, इमेजिन करिए कि ये बात किन के बीच में हो रही है, दो लोगों के बीच में हो रही है, उनमें से एक कौन है होलसेलर और एक कौन है रिटेलर। तो भैया होलसेलर और रिटेलर के बीच में बातचीत हो रही है। अब देखिए जनरल बिजनेस में क्या होता है, जनरल मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जनरली क्या होता है, एक क्रेडिट पीरियड चलता है 3 से 6 महीने का। कुछ लोग 3 महीने का उधार में माल बेचते हैं, कुछ लोग 6 महीने के उधार में माल बेचते हैं या फिर खरीदते हैं। सही बात है। मतलब जैसे आप मान लीजिए आप होलसेलर है, मैं हूँ रिटेलर। सही है। मैं आपके पास आया उधार में माल खरीदने, मैंने आपसे कहा कि भाई मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा।
मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा। सबसे पहले तो एक चीज, 1 लाख रुपए का मैंने आपसे सामान खरीदा, तो मैंने कहा भाई आप, मैंने इतना बड़ा क्वांटिटी में माल खरीदा है, आप जरा डिस्काउंट दीजिए। तो आपने क्या करा, 10% डिस्काउंट दे दिया मुझे। तो मुझे वो 1 लाख का माल आपने मुझे कितने बेच दिया, 90,000 में बेच दिया। और अगर कोई और भी उतने का माल खरीदेगा तो आप उसको भी डिस्काउंट दे दोगे। तो ये तो अवेलेबल फॉर ऑल हो गया, सबको अवेलेबल है। सही बात है कि नहीं? यस। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सबको अवेलेबल है, इस वजह से उसको रिकॉर्ड नहीं करते। सही है, क्योंकि उससे हमारी कॉस्टिंग, जो हम बहुत सारे अगर रिटेलर्स हैं, बहुत सारे रिटेलर्स हैं, तो हमारी कॉस्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हमारे को कॉस्ट सबको सेम पड़ेगी। अगर हमने 1 लाख रुपए का माल खरीदा तो आप उसमें से 10% डिस्काउंट दे दोगे, तो हमें सबको 90,000 रुपए का वो पड़ेगा सामान, तो हमें हमारे कॉस्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन मान लीजिए मेरे साथ 2 लोग और हैं, मेरे साथ 2 लोग और हैं रिटेलर, जो आपसे माल खरीद रहे हैं लगातार बेसिस पे, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि जो भी मुझे इमीडिएटली पेमेंट कर देगा या फिर विद इन 15 डेज पेमेंट कर देगा, मैं उसको 2% का डिस्काउंट और अलग से दे दूंगा भाई। तो बाकी जो दो लोग थे, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैंने कहा भाई ठीक है, मैं दे दूंगा, मेरे पास फंड्स हैं अभी अवेलेबल, तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, आप मेरे को डिस्काउंट दे दीजिए। ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ कि कैश डिस्काउंट हर कोई नहीं ले सकता, कैश डिस्काउंट हर कोई नहीं ले पाता। कैश डिस्काउंट लेने के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए, और सेलर की रिक्वायरमेंट को भी मीट करना जरूरी है हमें, कि विद इन या तो इमीडिएट पेमेंट करिए या फिर विद इन 15 डेज पेमेंट करिए। ऐसी जो भी लिमिट होंगी या फिर जो प्रिस्क्राइब टाइम होगा सामने का सेलर का, उसको हमें मीट करना पड़ेगा। अगर हमने 15 का 16वां दिन भी कर दिया तो हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा सर। ठीक है? यस सर। अब क्योंकि अब मेरे को कैश डिस्काउंट मिला, तो उसकी वजह से बाकी दोनों को नहीं मिला, मेरे को तो मिला लेकिन बाकी दोनों को नहीं मिला। अब उसकी वजह से मेरी कॉस्टिंग क्या हो गई, मेरी कॉस्टिंग बाकी दोनों से क्या हो गई, कम हो गई। है ना? है ना? तो भाई उन दोनों से कम हो गई, इस वजह से मैं अपनी बुक्स में इसको क्या करता हूँ, अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करूंगा। सही बात है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि डिफरेंस ला देगी उनके और मेरे बीच में। सही बात है, उनका प्रॉफिट कम दिखेगा और मेरा प्रॉफिट ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि अगर उनको 90,000 का माल पड़ा है, जो 1 लाख रुपए का माल था वो 90,000 में पड़ा उनको ट्रेड डिस्काउंट के बाद, लेकिन मेरे को वही 90,000 का माल कितने में पड़ा होगा, 85,000 के ऊपर। मान लीजिए कैश डिस्काउंट 5,000 का मिल गया, तो 85,000 का मुझे माल पड़ा। तो अब भाई अगर वो जो उन्होंने माल खरीदा था वो 90,000 का, अगर वो 1,10,000 में बेचते हैं तो उनको प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000 रुपए का। और अगर मैं वही माल 1,10,000 में बेचता हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हो गया, 25,000 का। क्या मैंने अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाई? नहीं। क्या मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाला? नहीं। बस मैंने पेमेंट हाथ के हाथ कर दी, तो मुझे कैश डिस्काउंट मिल गया, तो मेरी कॉस्टिंग कम हो गई। मेरी कॉस्टिंग कम हो गई तो मैंने उसको उतने ही अमाउंट में बेचा, लेकिन मुझे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्टिंग कम थी। समझ आ रही बात? अब क्योंकि उनसे अलग था मैं, इस वजह से ये जो ऐसा कंपोनेंट है कैश डिस्काउंट का, जो अलग है दूसरों से, तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे कैश डिस्काउंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। सही है? यस। अब कैश डिस्काउंट को हम या तो डिस्काउंट अलाउड के नाम से रिकॉर्ड करते हैं या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बेच रहे हो तो आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, तो आपको डिस्काउंट अलाउड के नाम से लिखना पड़ेगा उसे। अगर आप कैश डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, आप परचेज करते टाइम आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस टाइम पे आपको क्या करोगे, उसको डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से लिखोगे। सही बात है? यस। तो ये टर्म हमारा इतना ही है। ये लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज में ये चीज ध्यान रखना कि ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, जब बल्क बाय करते हैं, जब लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं। ठीक है? लेकिन कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम इमीडिएट पेमेंट या फिर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम अगर हम पेमेंट कर दे, अपॉन पेमेंट। तो ऐसा डिस्काउंट जो अपॉन पेमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। लेकिन ऐसा डिस्काउंट जो कि बल्क बाय करने पे है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। यस और नो? यस। तो बस इसकी चर्चा होती है यहीं पे ओवर। अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो 4 टर्म है हमारे, उनके ऊपर आ रहे हैं। सही है? चलिए। हाँ जी, तो अब एक्सपेंसेस की हम बात कर रहे थे, एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस का मतलब तो सभी को पता है भाई, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। अब ये खर्चे जो होते हैं ना, ये खर्चे होते हैं 2 तरीके के। ये खर्चे होते हैं 2 तरीके। एक पहला होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होता है सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और दूसरा होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या बात है? अब समझिएगा जरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब सर, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपने अभी तक पैसा पे नहीं करा है, लेकिन उसके बदले की जो सर्विसेज मिलनी थी, जो बेनिफिट्स मिलने, वो आपने बेनिफिट्स ले लिए। फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे पढ़ रहे हैं, है ना, आप मुझे फीस देते हैं और आप मुझसे पढ़ रहे हैं। ठीक है? आपने पूरा महीना मुझसे पढ़ लिया, लेकिन अभी तक फीस नहीं दी। क्या? आपने मुझसे पूरा महीना पढ़ लिया लेकिन अभी तक फीस नहीं दी, तो ये कैसा खर्चा है? आपके लिए खर्चा है ना भाई, तो ये कैसा खर्चा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। समझ आई बात? कि मतलब ऐसा खर्चा जो कि बेनिफिट्स लेने के बाद, सर्विसेज लेने के बाद अभी पे नहीं करे हैं, अभी पे करना बाकी है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
और प्रीपेड एक्सपेंसेस बोले तो क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोले तो सर ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने पहले ही पे कर दिए, जो कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमने पहले ही पे कर दिए, लेकिन अभी तक उनके बदले की सर्विसेज जो मिलनी थी या फिर बेनिफिट जो मिलने थे अभी तक मिले नहीं है, मिलने बाकी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आपने मुझे मंथ के पहले ही आपने मुझे फीस पे कर दी, मतलब एडवांस में फीस पे कर दी, सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने एडवांस में फीस करी तो आपको, अब मैं पूरा साल पढ़ाऊंगा, आपको एसेट है, आपके लिए वो आपको सर्विसेज मिलनी है, मेरी टीचिंग की जो सर्विस है वो आपको मिलनी है ना। तो आपके लिए वो क्या करा गया है, आपने क्या किया है, वो प्रीपेड एक्सपेंस किया है, ठीक है ना। ऐसा एक्सपेंस जो कि आपने एडवांस में पे कर दिया, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। और ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने सर्विसेज ले ली, बेनिफिट्स ले लिए, लेकिन उसके बदले भी पैसा देना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सही है। यस सर। जैसे कि एम्प्लॉयज की सैलरी, आपने एम्प्लॉय से पूरा महीना काम करवा लिया, पूरा महीना उनसे मेहनत करवा ली, लेकिन उसके बाद अभी तक आपने उनको पैसा पे नहीं करा है, तो ये कैसे एक्सपेंसेस है भाई, ये कैसे एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉयज को मंथ के शुरुआत में ही पैसा दे दिया, लेकिन अभी तक उनसे सर्विसेज नहीं, उनके बेनिफिट्स, उनकी सर्विसेज नहीं ली, तो अभी क्या है, वो कैसे एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, सही है सर। यस। यहाँ पर देखिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, कि भाई ऐसे एक्सपेंसेस जिनको आपने इनकर कर लिया, जिनको आपने एक्चुअली में एक्सपेंसेस के मजे ले लिए हैं, लेकिन अभी तक पैसा पे नहीं करा है, ठीक है ना। एक लाइन होती है इसके लिए, एक लाइन मैंने मतलब मेरे एक स्टूडेंट ने इजाद करी थी, क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, भाई हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए मजे ले लिए लेकिन अभी तक पैसा पे नहीं करा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए मजे ले लिए लेकिन अभी तक पैसा पे नहीं करा, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सही है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब अभी अभी पैसा पे कर दिया है लेकिन अभी मजे लेना बाकी है, सही है। तो ये लाइन आप याद रखना चाहे तो याद कर सकते हैं, ठीक है, याद रखने में आसानी हो जाती है इससे, और कुछ नहीं। चलिए सर, इधर देखेंगे जरा फटाफट से, बेनिफिट्स हैव बीन रिसीव्ड बट अमाउंट इज येट टू बी पेड। और इधर क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि अमाउंट पे कर दिया है, अमाउंट हैज बीन पेड इन एडवांस बट बेनिफिट्स येट टू बी रिसीव्ड, बेनिफिट्स येट टू बी रिसीव्ड, सही है सर। यस सर। अब लास्ट चीज क्या है, लास्ट चीज क्या, कि भाई ये क्या होते हैं हमारे लिए, लाइबिलिटीज होती हैं। क्यों लाइबिलिटीज, क्यों, क्योंकि भाई आपके सर के ऊपर बोझ है ना, आपके सर के ऊपर बोझ है कि आपको ये पैसा पे करना है, आपको ये पैसा पे करना है सामने वाले को, आपको मुझे ये पैसा पे करना है, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बदले आपको मुझे फीस पे करनी है, तो ये आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लेकिन अगर आपने फीस एडवांस में पे कर दिया, अब आपको बेनिफिट मिलने हैं। अब एसेट की डेफिनेशन में पढ़ी थी, एनीथिंग any benefit anything which gives us future economic benefits या फिर future benefits are known as assets, सही है। तो अब प्रीपेड एक्सपेंसेस से आपको क्या मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं फ्यूचर में, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं, सही है सर। यस। अब सेम गोज विद इनकम। अब इनकम क्या होती है, इनकम में भी सेम चीज दे रखी है हमें। अब इनकम में क्या है सर, इनकम में एक्रूड इनकम क्या है, सबसे पहला एक्रूड इनकम, दूसरा है अनअर्न्ड इनकम, दूसरा है सर अनअर्न्ड इनकम। सबसे पहले इनकम अर्नड, एक्रूड इनकम की बात कर ले तो इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ऐसी इनकम जो कि आपने कमा तो ली है, लेकिन अभी तक आपको पैसा मिला नहीं है उसके बदले, जो कि अभी तक आपको पैसा मिला नहीं है। जैसे कि समझिए जैसे कि मैंने आपको पूरा महीना पढ़ा दिया, पूरा साल पढ़ा दिया, लेकिन अभी तक मुझे उसके बदले फीस नहीं मिली, आपने अभी तक मुझे फीस नहीं दी आपके, तो वो मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए क्या होगा भाई, एक्रूड इनकम, कि मैं मेरे को जो करना था, मेरे को जो सर्विसेज रेंडर करनी थी, मेरे को जो बेनिफिट्स आपको देने थे वो मैं दे चुका हूँ, मैंने अपनी सर्विसेज दे दी हैं, लेकिन अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला है। मैंने जो करना था उस इनकम को कमाने के लिए वो मैं कमा चुका हूँ, सही है, वो मैं कर चुका हूँ वर्क, लेकिन उसके बदले मुझे जो पैसा मिलना था वो अभी तक नहीं मिला है, सही है। अब क्योंकि मुझे वो पैसा मिलना है फ्यूचर में, तो मेरे लिए फिर से ये क्या है, एनी थिंग विच गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे फ्यूचर में बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो ये इसीलिए हम इनको और क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एसेट्स, सही बात है। क्या कहते हैं सर, हाँ एसेट्स, सही। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम को और क्या कहते हैं हम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्या मतलब हुआ, कि भाई आपने अभी तक सर्विसेज रेंडर नहीं करी, आपने अभी तक कुछ करा नहीं है उस इनकम को कमाने के लिए, लेकिन आपको पहले ही पैसा मिल गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो मुझे फीस दी थी वो एडवांस में दे दी, तो मेरे को क्या है, मेरे को पैसा शुरुआत में मिल गया, अभी मुझे उसके बदले आपको पूरा महीना पढ़ाना है, अब ये मेरे सर पे बोझ आ गया कि मुझे आपको पूरा महीना पढ़ाना है, तो भाई ये मेरे लिए क्या कहलाएगी, लाइबिलिटीज, सही बात है। यस। अमाउंट रिसीव्ड,
बट सर्विसेज आर येट टू बी रेंडर्ड, सर्विसेज आर येट टू बी रेंडर्ड। सही बात है, यस। अच्छा चलो थोड़े से एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल समझ लो। सबसे पहले तो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप मोबाइल चलाते हो अपना? हाँ सर चलाते हैं, मोबाइल में तो जिंदगी बसी हुई साली, है ना। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस में आपने आपने अपना मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में आप कॉलिंग करते हो, कॉलिंग के लिए आपको करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है, डाटा वगैरह कंज्यूम करते हो आप, रिचार्ज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है सर। तो रिचार्ज कैसा होता है? प्रीपेड रिचार्ज होता है ना, कहते हैं ना प्रीपेड रिचार्ज। प्रीपेड रिचार्ज का मतलब क्या है? वो वर्ड ही बता रहा है हमको, प्रीपेड। प्रीपेड मतलब कि हमने पहले ही पे कर दिया, ठीक है ना। आप भी अब जो रिचार्ज करते हो कैसे करते हो कि आप जो अभी पहले पैसे पे कर देते हो, फिर उसके बाद आपको कुछ दिन की वैलिडिटी मिलती है, उस वैलिडिटी तक आप उसकी सर्विसेज को यूज करते हो। सही बात है। तो मतलब आपने पहले ही एडवांस में पैसा पे कर दिया, उसके बदले आपको सर्विसेज मिल रही है, दैट इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। सही बात है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो जैसे आपका पोस्ट पेड रिचार्ज होता है, वही आपने पूरा महीना, पूरे साल, 6 महीना, 3 महीना, जितने भी टाइम पीरियड का आपका डिसाइडेड है, आपने उतने टाइम तक अपना जगह को सर्विसेज को यूज करा, बेनिफिट्स लिए, बेनिफिट्स लेने के बाद अंत में अब जाके आपको पेमेंट करनी बाकी है, पेमेंट अभी तक करी नहीं है, पेमेंट करना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल आपका बिल, आपका बिजली का बिल आता है सबके घर में। बिजली का बिल कैसा आता है भाई? आप जब पूरा महीना कंज्यूम कर लेते हो, उसके बाद एंड में जाके आपको पे करना पड़ता है ना। तो पूरा महीना जब कंज्यूम कर लिया तो वो आपके लिए क्या बन गया? लाइबिलिटी, क्योंकि आपको वो पैसा पे करना है टू द गवर्नमेंट, टू द बिजली ऑफिस। सही बात है। जैसे कि हमारे यहाँ पे दिल्ली में जो है टाटा पावर लिमिटेड है, तो आपको पैसा किसको पे करना है? टाटा पावर लिमिटेड को, ठीक है ना। तो आपके लिए वो क्या बन जाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सही है। अब जैसे कि रेंट है, रेंट आप जैसे किसी जगह पर यूज कर रहे हो, हम कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में हमने रेंट, एक जगह रेंट पे ले रखी है। अब रेंट में क्या हो रहा है? हमने रेंट शुरुआत में ही पे कर दिया, महीने के शुरुआत में ही पे कर दिया, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? रेंट पेड इन एडवांस या फिर प्री पेड रेंट। सही बात है, यस। लेकिन हमने उस जगह को पूरा 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 महीना यूज करा, उसके बाद अभी तक इंटरेस्ट दिया नहीं है, देना है, इंटरेस्ट देना है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कि भाई अभी तक पैसा दिया नहीं है, देना बाकी है। सही बात है, यस। ऐसी सेम गोज विद अगेन इनकम। इनकम क्या, कैसे 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 देखें इनकम। जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल दिया, है ना, जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मुझे इनकम शुरुआत में ही रिसीव हो गई, पहले ही रिसीव हो गई, अब मुझे उसके बदले पढ़ाना है, मुझे उसके बदले पूरे महीना पढ़ाना है, पूरे साल पढ़ाना है, तो ये मेरे लिए कैसी इनकम है? अनअर्न्ड इनकम, कि मैंने वो इनकम कमाई नहीं थी, लेकिन वो पैसा मुझे पहले ही मिल गया। सही बात है, यस। एक्रूड इनकम की बात करें तो एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जिनके बदले मुझे पैसा, अभी जितने बदले मुझे पैसा मिला अभी तक मिला नहीं है, लेकिन पैसा कमा चुका हूं मैं, वो पैसा कमा चुका हूं, लेकिन मुझे अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ है। सही बात है। तो बस, तो वापस से एक बार फटाफट से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या? ऐसे खर्चे जिनके हमने मजे ले लिए, अभी तक पैसे दिए नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाती है? लायबिलिटीज। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो कि हमने शुरुआत में पे कर दिया, उसके बदले भी सर्विस मिलना बाकी है, बेनिफिट्स मिलना बाकी है, उनको हम क्या कहते हैं? एसेट्स। इनकम्स बोले तो एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो कि हमने अर्न कर ली है, बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है, जो कि अभी तक रिसीव नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या बन जाती है? एसेट्स बन जाती है। अनअर्न्ड इनकम बोले तो ऐसी इनकम जिसमें अभी पैसा मिल गया एडवांस में, पहले ही हमें पैसा मिल गया, उसके बदले सर्विसेज रेंडर करना बाकी है अभी। सही बात है। तो ये मेरे सर पे बोझ है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी। ठीक है, चलिए। ये चैप्टर मेरी तरफ से होता है पूरा का पूरा ओवर। छोटे छोटे जो टर्म्स थे वो अभी भी बचे हुए होंगे, मुझे पता है आप लोग बुक में देख रहे होंगे, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, तो यकीन मानेंगे वो विद द टाइम अपने आप हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा भरोसा करके चलिएगा, हमारा जो चैप्टर यहाँ पर होना था वो हो चुका कंप्लीट। जितना आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछ सकते हैं वो सारी की सारी चीजें हमने कवर कर चुके हैं। आपको अगर किसी भी तरीके से कोई डाउट होता है, किसी भी तरीके से अगर कोई शंका होती है, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे जाके मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं फटाफट से, और आपको रिप्लाई मिल जाएगा 100% श्योरिटी के साथ। सही है। चलिए, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ओवर, और इस चैप्टर को भी ऑफिशियली करते हैं ओवर। चलिए, बाय बाय, टाटा, सी यू।